4 जून 1984, रात 10:47, अमृतसर, पंजाब। स्वर्ण मंदिर के ऊपर मंडराते हेलीकॉप्टरों की आवाज उस रात केवल मशीनों की गूंज नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसे निर्णय की प्रतिध्वनि थी जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। पंजाब की हवा में बारूद घुल चुका था। मंदिर के चारों ओर भारतीय सेना की टुकड़ियां धीरे धीरे अपनी स्थिति ले रही थीं। दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी जानती थीं कि ये केवल एक सैन्य अभियान नहीं है, ये उस आग को रोकने की कोशिश थी जो पूरे देश को निगल सकती थी। लेकिन सत्ता के गलियारों में उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रात आने वाले कई वर्षों तक भारत की गुप्त युद्ध नीति की नींव बन जाएगी। स्वर्ण मंदिर के भीतर मौजूद जरनैल सिंह भिंडरांवाले अब केवल एक धार्मिक चेहरा नहीं रह गए थे। उनके चारों ओर हथियारबंद समर्थकों का ऐसा घेरा बन चुका था जिसने पंजाब को भय, खून और अलगाववाद की तरफ धकेल दिया था। जैसे ही सेना ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया, गोलियों की आवाजें पवित्र सरोवर की शांति को चीरने लगी। उस रात भारत केवल आतंकवाद से नहीं लड़ रहा था, बल्कि अपने ही घावों से जूझ रहा था। दिल्ली के दक्षिण ब्लॉक में उसी रात कुछ कमरे ऐसे भी थे जहां रोशनी सुबह तक बंद नहीं हुई। फाइलों के ढेर, विदेशी रिपोर्टें और गुप्त संदेश लगातार मेजों पर पहुंच रहे थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों को यह स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि पंजाब का संकट केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है। लंदन, वैंकूवर और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि खालिस्तान आंदोलन को विदेशों से धन और समर्थन मिल रहा है। यहीं से शुरू हुआ वो अदृश्य युद्ध जिसके बारे में आम भारतीय नागरिकों को कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई गई। खुफिया गलियारों में एक नाम धीरे धीरे उभर रहा था, अजीत डोभाल। उस समय वो केवल एक अधिकारी थे, लेकिन उनकी रणनीतियां उन्हें भारत की सबसे खतरनाक गुप्त योजनाओं का हिस्सा बना रही थीं। कहा जाता है कि आने वाले महीनों में भारतीय एजेंसियों ने पंजाब से बाहर निकलकर विदेशों में सक्रिय नेटवर्कों की निगरानी शुरू कर दी थी। ये लड़ाई अब बंदूक से ज्यादा दिमाग की हो चुकी थी। 31 अक्टूबर 1984, सुबह 9:20, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास के भीतर चली गोलियों ने पूरे देश को हिला दिया। इंदिरा गांधी जमीन पर गिर चुकी थीं और कुछ ही मिनटों में दिल्ली की सड़कों पर अफवाहों का तूफान फैल गया। देश की राजधानी अचानक भय और गुस्से से भर गई। उस हत्या के बाद भारत केवल राजनीतिक संकट में नहीं फंसा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे भयावह चुनौती के सामने खड़ा हो गया। खुफिया एजेंसियों को डर था कि विदेशी ताकतें इस आग को और भड़काने की कोशिश करेंगी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर लगातार निगाह रखी जाने लगी। रिपोर्टें बताती थीं कि सीमा पार कई शिविरों में उग्रवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंजाब अब केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच छिपे युद्ध का मैदान बन चुका था। 1987, लंदन। साउथ हॉल की गलियों में रात के अंधेरे में कुछ बैठकें होने लगी थीं, जिनमें भारत विरोधी भाषण दिए जाते थे। विदेशों में बैठे कई कट्टरपंथी नेता खालिस्तान के नाम पर धन इकट्ठा कर रहे थे। भारतीय एजेंसियां इन गतिविधियों को चुपचाप रिकॉर्ड कर रही थीं। कई एजेंट नकली पहचान के साथ उन नेटवर्कों में घुस चुके थे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार भारतीय खुफिया अधिकारियों ने कनाडा और ब्रिटेन में सक्रिय ऐसे लोगों की सूची तैयार की थी जो पंजाब में हिंसा के लिए पैसा भेज रहे थे। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, कोई सीमा रेखा तय नहीं थी और कोई सैनिक वर्दी पहनकर मैदान में नहीं उतर रहा था। यहां हर चेहरा शक की घेरे में था और हर फोन कॉल मौत का संकेत बन सकता था। उसी दौर में
पाकिस्तान के लाहौर और कराची में भी हलचल बढ़ने लगी थी। भारतीय एजेंसियों को खबरें मिलने लगीं कि सीमा पार से हथियार पंजाब में पहुंचाए जा रहे हैं। कई बार रात के अंधेरे में ड्रग्स और हथियारों की खेप भारत में दाखिल होती और फिर गायब हो जाती। ये केवल आतंकवाद नहीं था, ये भारत को भीतर से तोड़ने की रणनीति थी। भारतीय सुरक्षा तंत्र ने जवाब में गुप्त अभियानों की एक नई श्रृंखला शुरू की। कई एजेंटों को सीमा पार भेजा गया, कुछ लौटकर कभी वापस नहीं आए। उनके नाम सरकारी फाइलों में भी दर्ज नहीं हुए। लेकिन उन्हीं अदृश्य लोगों ने धीरे धीरे पंजाब में उग्रवाद की रीढ़ तोड़नी शुरू कर दी। 1990 के दशक की शुरुआत तक पंजाब लगातार खून से भीग चुका था। बसों में हत्याएं, पुलिस अधिकारियों पर हमले और राजनीतिक हत्याएं आम हो चुकी थीं। लेकिन इसी अंधेरे के बीच भारत की खुफिया मशीनरी पहले से कहीं ज्यादा संगठित हो चुकी थी। अब हर संदिग्ध गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही थी। विदेशी बैंकों में आने वाले पैसों का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा था। कई उग्रवादी नेता अचानक गायब होने लगे। कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ मारे गए और कुछ हमेशा के लिए भूमिगत हो गए। धीरे धीरे पंजाब में गोलियों की आवाज कम होने लगी। लेकिन उस दौर ने भारत की सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। देश ने समझ लिया था, आज भी जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के ऊपर सुबह की पहली रोशनी पड़ती है, तो इतिहास की वो परछाई कहीं ना कहीं दिखाई देती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, वो भारत के लिए उस गुप्त युग की शुरुआत थी जहां हर दुश्मन दिखाई नहीं देता, हर हमला सीमा पार से नहीं आता और हर युद्ध अखबारों की सुर्खियों में नहीं लिखा जाता। सत्ता, धर्म, आतंक और खुफिया एजेंसियों के बीच चला वो अदृश्य संघर्ष आज भी भारत की सुरक्षा नीति के भीतर जीवित है। और शायद इसी कारण दक्षिण ब्लॉक के कुछ कमरों में रात के सन्नाटे में आज भी कई रोशनियां सुबह तक बुझती नहीं है।